वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी मंत्रा क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। हमने जो प्रीवियस चैप्टर था, जो थर्ड चैप्टर था, उसके अंदर हमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था। उसके अंदर हमने एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी कहा था, ठीक है ना, और वाई एक्सिस को हमने क्या कहा था, ऑर्डिनेट। हमने एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहा था और वाई एक्सिस को क्या कहा था, वर्टिकल। तो इस प्रकार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हमने तीन तीन नाम बताए थे। इस चैप्टर के अंदर उनका यूज होगा। कौन से चैप्टर में? थर्ड यानी फोर्थ चैप्टर के अंदर। तो जो हमारे प्रीवियस नॉलेज है वो साथ में कंटिन्यू रखें, ताकि हमारा इस चैप्टर के अंदर आपको कोई समस्या ना आए। तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। 4.1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। ये कहता है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस। देखिए कंडीशन लगा रहा है, कहता है जो कॉस्ट है नोटबुक वो ट्वाइस है द कॉस्ट ऑफ द पेन। भाई एक पेन की कीमत जितनी होगी ना, उसकी डबल कीमत किसकी होगी? नोटबुक की होगी। यानी कि अगर पेन 5 रुपए का है तो नोटबुक कितने की मिलेगी? आपको 10 रुपए की मिलेगी। अगर पेन 10 रुपए का है तो नोटबुक आपको कितने की मिलेगी? 20 रुपए की मिलेगी। अब देखिए, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए ये बात भी समझने की है, भाई हमें लीनियर इक्वेशन लिखनी है, लेकिन अगर हमें लीनियर इक्वेशन का ही नहीं पता होगा तो हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम इसको करते हैं, क्वेश्चन तो बाद में समझेंगे, पहले हम इसको बता देते हैं कि लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे। लीनियर इक्वेशन जैसे हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 2 इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक्स की पावर 5 लिख दीजिए आप, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इस प्रकार लिख सकते हैं आप, ठीक है। इन इक्वेशंस को पढ़िए और इसके अंदर जो वेरिएबल है उनकी पावर को देखिए। जो हाईएस्ट पावर है इसके अंदर कितनी है? 2, इसके अंदर कितनी है? 3, और इसके अंदर कितनी है भाई? 5। चाहिए आगे पीछे भी लिखे हो, लेकिन हमें वेरिएबल की जो पावर है वही चेक करनी है। तो अगर इनकी पावर 1 से ज्यादा, यानी कि जो पावर का मतलब हाईएस्ट पावर का मतलब होता है डिग्री। क्या मतलब होता है उसका? डिग्री। अगर उनकी डिग्री 1 से ज्यादा है तो हम उसको लीनियर नहीं कहते। लीनियर हम किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1। जैसे इसकी डिग्री 2 है, इसकी 3, इसकी 5 है, ठीक है। जिसकी 2 हो उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जिसकी 3 हो उसे क्यूबिक बोलते हैं, जिसकी 5 है पेंटा बोलते हैं उसे। तो इस प्रकार की तो हायर ऑर्डर के अंदर चले जाते हैं। तो जो लीनियर होती है हमारी, उसकी जो डिग्री होती है वो हमेशा क्या रहेगी? 1 रहेगी। जैसे हम इक्वेशन लिख सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स की जो डिग्री है वो कितनी है? x की जो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर? y की जो हाईएस्ट पावर वो कितनी है? 1 है, ठीक है। लेकिन x प्लस 1, x की पावर कितनी है? 1 है, डिग्री 1 है, इसीलिए हम इसको लीनियर बोलेंगे। y प्लस 1 ये क्या होगा? डिग्री 1 है, पावर 1 है, डिग्री 1 है, इसीलिए क्या कहेंगे हम? इसे लीनियर कहेंगे। लेकिन ये तो इस बात को सेटिस्फाई करता है। इस बात को कैसे सेटिस्फाई करेगा? 2 वेरिएबल, यानी कि एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल का प्रयोग तो 2 का किया गया हो, लेकिन वो दोनों कैसे हो? लीनियर हो। जैसे हम कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0। यहाँ पे x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 और 2 वेरिएबल हैं, तो इसलिए इस इक्वेशंस को कहेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है ना। पहले हमें इसका मतलब समझ में आना चाहिए, फिर आगे काम करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक पेन की कीमत से जो नोटबुक की कीमत है वो क्या है? डबल है। राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, दिस स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो आप सबसे पहले क्या कर लेते हैं? पेन की कीमत मान लेते हैं। मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ पेन कितना हो गया? x रुपीज मान ली। फिर लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी मान ली? y रुपीज मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को हम ऐसे लिख लेते हैं। अब बताइए x इक्वल टू वाई है। x किसकी कीमत थी? पेन की कीमत थी। y की किसकी कीमत थी? नोटबुक की कीमत थी। लेकिन इस बंदे ने कंडीशन लगाई कि जो नोटबुक की कीमत है ना वो ट्वाइस है, किससे? पेन से। तो दोनों को बराबर करने के लिए जो कम कीमत है उसको क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जो पेन की कीमत है उसको हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे लिख सकते हो y माइनस के 2x इक्वल टू
जीरो। तो इसको बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट, लीनियर इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट। क्लियर हुआ? ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट कर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक्सप्रेस द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म। जो मेरे पास ये लीनियर इक्वेशन दी गई है उनको इस फॉर्म में लिखना है पहले, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, और फिर हमें ए बी सी वैल्यू को क्या करना है? निकालना है। तो सबसे पहले इसको उठाते हैं। ये क्या कहता है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। हमें कंपेयर किससे करना है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या ये मैच कर रहे हैं? नहीं। यहां पे इक्वलिटी से इधर 9.35 है, जबकि इक्वलिटी से इधर क्या है? 0। तो हमें जो इधर कांस्टेंट है वो उसको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लेके आना पड़ेगा पहले। तो लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 9.35 का बार इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब कंपेयर करते हैं। देखिए a किसका कोएफिशिएंट है? x का। तो यहां पे x का कोएफिशिएंट कितना है? 2। y का कोएफिशिएंट कौन है? b। तो b की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 3। और c क्या है? जो कांस्टेंट टर्म है। विद साइन लिखना होता है भाई। ये पॉजिटिव है इसलिए हमने दिखाया नहीं, ये नेगेटिव है इसलिए हमने इसको दिखाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? एबीसी कैसे निकला? सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था आपका। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट ये कहता है x माइनस के y बाय 5 माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। पहले तो इनको आप जो हमारे इंटीजर्स हैं उनको, जो हमारे कोएफिशिएंट उनको इंटीजर में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे ये 5 है, पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करिए कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या लिखेंगे? 5x माइनस के y माइनस के 50 इक्वल टू 0। तो यहां पे लिख सकते हैं हम मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड, क्योंकि जो मैथ होता है ना उसके अंदर जो ऑपरेशन लगेगा तो वो दोनों तरफ सेम लगेगा, एक तरफ नहीं लगता कभी भी। चाहे मल्टीप्लाई है, चाहे डिवाइड है, चाहे एडिशन है, चाहे सब्ट्रैक्शन है। तो अब ये इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं। तो जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या होता है? a। तो a कितना है यहाँ पर? 5। b कितना होगा? -1। जिसका कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है उसका 0 मत लिखना। कई बार बच्चे 0 लिख देते हैं। जिसका कुछ भी नहीं होता उसका क्या होता है? 1 होता है। और माइनस साइन है तो माइनस लग गया। c कितना हो गया? -50। क्लियर? अगर आप इसको एज इट इज भी लिख देते ना, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1/5, c इज इक्वल टू -10, फिर भी ठीक होता है। ऐसी कोई बात नहीं कि ये गड़बड़ है, क्योंकि हमने तो कोफिशिएंट बताने हैं ना। उसने ये नहीं कहा कि वो फ्रैक्शन में है या नहीं है, हमें सिर्फ कोफिशिएंट से मतलब था। आप इस प्रकार भी कर सकते हो, इस प्रकार भी कर सकते हो, दोनों ही प्रोसेस ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। क्या कहता है ये कहता है माइनस के 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 6। माइनस के 2x प्लस के 3y माइनस के 6। तो हमें कंपेयर किससे करना है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सारे पड़े, राइट हैंड साइड में तो क्या है? केवल 0। तो देखिए अब इससे कंपेयर करते हैं। तो ये सारे इस साइड ही है। तो a का कोएफिशिएंट कितना होगा? -2। b का कितना होगा? 3। c का कितना होगा? -6। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। समझ में आ रही है ना क्या लिखा उसने? x इज इक्वल टू 3y, x माइनस के 3y इज इक्वल टू 0। अब इसको उससे कंपेयर करते हैं। यहां पर x है तो x के कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। तो यहां पे कितना होगा? 1। y के कोएफिशिएंट कितना होगा? -3। c यहां पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है भाई। अगर कोई भी कांस्टेंट नहीं है, जो चीज है ही नहीं उसके अंदर, तो हम उसकी जो वैल्यू वो क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो c की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या कहते हैं। ये बिल्कुल सेम है। 2x इज इक्वल टू माइनस के 5y, तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो अब हम लिखते हैं a कितना होगा? x का कोएफिशिएंट, b कितना होगा? y का कोएफिशिएंट, और c कितना होगा? 0। लिखना हर एक है। कहीं सोचोगे भाई इसके अंदर c तो है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगले ने कहा है कि abc की वैल्यू बताइए, कंपेयर कीजिए उस इक्वेशन से। तो कंपेयर करने का मतलब वैल्यू तो हमें बतानी ही पड़ेगी। अगर कोई है नहीं तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है?
3x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। हमें कंपेयर किससे करना था? ax प्लस के by प्लस c इज इक्वल टू 0 से। अब x है तो a की वैल्यू भी मिल जाएगी। क्या y है यहाँ पर? अगर y यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो b की वैल्यू क्या लिखोगे? 0 लिखोगे, क्योंकि मैंने कहा था ना जो अवेलेबल नहीं है उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ये नहीं कि ये b हो जाएगा, समझे ना? ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ तो वेरिएबल नहीं है, तो ये c को रिप्रेजेंट करेगा। c कितनी वैल्यू देगा यहाँ पर? 2। क्लियर है? अब 7th देखिए क्या कहता है, y माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। अब a बताइए क्या होगा? क्या यहाँ पर x अवेलेबल है? x नहीं है, x वेरिएबल नहीं है। और a किसका कोएफिशिएंट होता था? x का कोएफिशिएंट होता था। तो इसलिए अगर x है ही नहीं और a किसका कोएफिशिएंट? x का कोएफिशिएंट है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। b किसका था? y का। y यहां पर अवेलेबल है, कितनी है? 1। कांस्टेंट टर्म कितनी है? माइनस के 2। 8th क्या कहता है? 5 इज इक्वल टू 2x। तो पहले तो ये लिखेंगे 5 माइनस के 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इस 5 को उधर ले जाओ, क्या लिख सकते हो? 2x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, दोनों सेम है, आपका आंसर कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है ना? आप बताइए मेरे को a कितना होगा? 2। b कितना होगा? क्या y अवेलेबल है? क्योंकि y के कोएफिशिएंट को ही तो b कहते थे ना, नहीं है तो 0। c कितना होगा? माइनस के 5। अगर इसको उठाते हो आप, अगर इसको उठाते तो इसके अकॉर्डिंग a मेरा कितना होगा? माइनस के 2। b कितना होगा? 0। और c कितना होगा? 5। दोनों ही ठीक है भाई, गलत कोई सा नहीं कह सकते आप। क्लियर है? तो ये थी हमारी 4.1 एक्सरसाइज। इसी के बेस के ऊपर बाकी एक्सरसाइज भी हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छी तरह से समझें, स्टडी करें। फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो आप हमारे चैनल के ऊपर कमेंट्स बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप डाल सकते हैं। थैंक यू।